देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, इसके सेक्शन 7 पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 7 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले का हमने बता दिया है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए धारा 7 में क्या बताया गया, तो हेडिंग डालो भरण पोषण अधिनियम का गठन। ठीक है, धारा 7 में क्या दिया गया है, भरण पोषण अधिनियम, भरण पोषण अधिकरण का गठन। ठीक है, भरण पोषण अधिकरण का गठन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। ठीक है, मेंटेनेंस जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, भरण पोषण के लिए जहां आवेदन किया जाएगा उसके लिए एक अधिकरण होता है। ठीक है, ये जो मामले होते हैं इस धारा के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए जो मामले जाते हैं ये कोर्ट में नहीं जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, अधिकरण में। वो अधिकरण कौन सा होता है, वो कौन सा अधिकरण होता है, वो भरण पोषण अधिकरण कहलाता है। ठीक है, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कहलाता है। जी सर। ठीक है, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, हाँ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये का गठन कौन करेगा इसके बारे में जानते हैं। तो जानिए कि देखिए भरण पोषण अधिकरण का जो गठन होगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के। तो यही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया जाएगा, तो बताओ। राज्य सरकार के द्वारा। हाँ ठीक है, भरण पोषण अधिकरण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, भरण पोषण अधिकरण। ठीक है जी सर। एक मिनट। ठीक है सर, आपका फोटो जो आ रहा है वो पूरा नहीं आ रहा है। अब आ रहा नहीं आ रहा। हाँ, अब तो नीरज का आ गया। अरे तुमने नीरज को वो कर दिया होगा ना, यहाँ नहीं बताओ, ये सर को करो इसने। ठीक है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर का नहीं पूरा आ रहा। चलो ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भरण पोषण अधिकरण का गठन जो होगा किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी, जो धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश के न्याय निर्णय और विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए। ठीक है, मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी राज्य के लिए, ठीक है, क्या कर सकती है कि एक से अधिक जितने की आवश्यकता होगी उतने भरण पोषण अधिकरण की स्थापना कर सकती है, उतने जितने चाहे उतने ट्रिब्यूनल बना सकती है, जितने की आवश्यकता हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को मेंटेनेंस दिलाने के लिए। ठीक है, किसे, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को मेंटेनेंस दिलाने के लिए जितने ट्रिब्यूनल की आवश्यकता होगी, जितने भरण पोषण अधिकरण की आवश्यकता होगी उतने अधिकरण की स्थापना करेगी। ठीक है, जो धारा 5 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन किए जाते हैं उन आवेदनों को सुन सके। ठीक है जी सर। जी। अगला देखिए दूसरा सब क्लास 2 क्या कहता है कि अधिकरण की राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून की पक्ति के अधिकारी के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, अब ये जो अधिकरण होगा, अधिकरण में जो अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, ठीक है, इसका हेड कौन बनाया जाएगा, इस ट्रिब्यूनल का हेड कौन होगा, तो कहा गया राज्य के जो उपखंड अधिकारी हैं उनसे नीचे पक्ति का, उनसे नीचे रैंक का कोई अधिकारी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नहीं बन सकता। मतलब अगर किसी भरण पोषण अधिकरण का क्या बनना है, अधिकारी बनना है, ठीक है, मतलब अध्यक्ष बनना है, तो उसके लिए उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे उपखंड अधिकारी मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में होनी ही चाहिए। ठीक है, या तो उपखंड अधिकारी हो या इससे ऊपर रैंक का होना चाहिए, इससे नीचे रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। मतलब सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे का नहीं चलेगा। ठीक समझ में आया जी। तो अब देखिए क्वेश्चन बताइए क्या है, क्वेश्चन अराइज होंगे सेक्शन 7 से। तो सेक्शन 7 में क्या दिया गया है, तो भरण पोषण अधिकरण का गठन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भरण पोषण अधिकरण का गठन किसमें दिया गया है, तो सेक्शन 7 में दिया गया। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, भरण पोषण अधिकरण का गठन जो होगा, मतलब इसका जो अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो
उपखंड अधिकारी के अन्यून किसी व्यक्ति का किसी अधिकारी को, ठीक है, मतलब जो उपखंड अधिकारी या उसके ऊपर रैंक का हो, ठीक है, उसके नीचे रैंक का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, ठीक है, जैसे या उससे निम्न अधिकारी ना हो, उससे हाँ, ठीक अधिकारी है, नहीं हो। सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उपखंड अधिकारी से नीचे का नहीं, ठीक है। जी सर, जी सर। जैसे एसडीएम होता है, जैसे डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, लेकिन एसडीएम से नीचे का कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जी सर। सर चलिए ठीक है, तो सेक्शन 7 में इतना हो गया। सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 में क्या बताया गया? सेक्शन 8 के बारे में लिखिए, जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है, जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है। सेक्शन 8 में क्या दिया गया? जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है। तो बस इसमें यही जानिए कि सेक्शन 8 में क्या बताया गया। जब कोई आवेदन, ठीक है, धारा 5 के अधीन ट्रिब्यूनल के पास आता है, ठीक है, जब किसी माता पिता के द्वारा या वरिष्ठ नागरिक के द्वारा, ठीक है, या उनकी तरफ से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अधिकरण के पास आवेदन किया जाता है धारा 5 के तहत, ठीक है, तब न्यायालय उस आवेदन की जांच कराने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या बताएंगे? संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है। जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? बताओ। संक्षिप्त प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं समरी प्रोसीजर, ठीक है। कौन सी? समरी प्रोसीजर, हाँ, ठीक है, संक्षिप्त प्रक्रिया या समरी प्रोसीजर, ठीक। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, बस यही क्वेश्चन सेक्शन 8 में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। क्लियर? जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 8 में क्या दिया गया है, या जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में किसमें बताया गया? 8 में, ठीक है। जांच जो की जाएगी धारा 5, दूसरा क्वेश्चन बनेगा धारा 5 के अधीन किए गए आवेदन की जांच कैसे की जाएगी, ठीक है। वारंट मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, समन मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, संक्षिप्त मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है, उपरोक्त में से किसी भी प्रकार से। तो क्या बताएंगे? संक्षिप्त प्रक्रिया, हाँ, संक्षिप्त प्रक्रिया, ठीक है, संक्षिप्त मामले में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, ठीक। यही क्वेश्चन बना। जो जो हम बता रहे हैं वही नोट करो, ठीक है। ये जितना हम बता देंगे यही सारे क्वेश्चन बने, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा। याद करना, दिमाग में सेट करना तुम्हारा काम है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 9, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 से देखिए कौन सा, देखिए सेक्शन नंबर 9 में क्या बताएगा? भरण पोषण का आदेश, ठीक है। भरण पोषण का आदेश किसमें दिया गया है? सेक्शन 9 में दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा। सेक्शन 9 में क्या प्रावधानित किया गया? तो भरण पोषण का आदेश दिया गया है। भरण पोषण के आदेश के बारे में किस सेक्शन में दिया गया है? ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये किसमें दिया गया है? ठीक है, तो ये भी सेक्शन 9 में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लिखा गया है कि यदि यथास्थित बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा या इनकार करते हैं, तो अधिकरण ऐसी उपेक्षा और इनकार के बारे में समाधान हो जाने पर ऐसे बालकों और नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का भरण पोषण करने का आदेश दे सकता है जो अधिकरण समय समय पर निर्देश दे, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है? धारा 8 के अंतर्गत देखिए धारा 7 के अभी जो हमने पढ़ा इसके पहले, ठीक है, धारा 8 के अंदर जांच करवाई, ठीक है। जांच कैसे? संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार उसने जांच करवा ली, ठीक है। जांच करने के बाद जो बात जो आवेदन में की गई थी वो सच निकली, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल है, क्या करेगा? ट्रिब्यूनल उस बालक को या उस नातेदार को ये आदेश देगा, ठीक है, कि वो ऐसे माता पिता का या ऐसे वरिष्ठ नागरिक का क्या करें? मासिक दर पर, मतलब प्रत्येक महीने के हिसाब से उसे कुछ पैसा मेंटेनेंस के लिए दें,
ठीक, समझ में आया? फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि देखिए जांच करवाई गई धारा 8 के अंतर्गत, जांच करने पे बातें सच निकली, जो आवेदन में लिखी गई थी, जो धारा 5 के अंतर्गत आवेदन किया गया था, आवेदन किसके द्वारा किया गया था? माता पिता के द्वारा या वरिष्ठ नागरिक के द्वारा या उनकी तरफ से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा, या उस ट्रिब्यूनल ने स्वयं इसका अपने मन से अपने आप से संज्ञान ले लिया हो। इस तरह से किसी भी तरह से अगर मामला किसके पास आया? ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उसकी जांच करवाएगा। जांच में ये पता चलता है कि ये सच्चाई है, ऐसा सच में ऐसा है, तो वो उस बालक को, अगर माता पिता ने किया है तो उस बालक को, दादा दादी ने किया तो उस बालक को, ठीक है, या किसी वरिष्ठ नागरिक ने किया है तो उस नातेदार को क्या आदेश दिया जाएगा कि वो उस व्यक्ति का मेंटेनेंस करे। ठीक है, ठीक। तो मेंटेनेंस कैसे करेगा? मंथली मेंटेनेंस करेगा, मतलब मंथली कुछ पैसा उसे दिया जाएगा मेंटेनेंस के लिए, हर महीना देना पड़ेगा ना, यानी कि एक ही महीने में दे दिया फिर बंद। ठीक है, मंथली मासिक दर पर उसे कुछ पैसा मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया? आया। अगला देखिए, आगे सी में देखिए उपधारा 2 क्या कहती है? वह अधिकतम भरण पोषण भत्ता जिसका ऐसे अधिकरण के द्वारा आदेश दिया जा सकेगा वह होगा जो राज्य सरकार के द्वारा विहित किया जाए और जो 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इस बात को नोट करो। क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया, देखिए कितना भत्ता देना होगा, कितना मेंटेनेंस के लिए पैसा देना होगा। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ये राज्य सरकार विहित करेगी। ठीक है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है या राज्य सरकार डिसाइड करेगी। उसी के अनुसार ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उससे ज्यादा भरण पोषण के लिए नहीं बोलेगा, किसी को पैसा देने के लिए या पट्टा देने के लिए नहीं बोला जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी रकम जो होगी वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? 10,000 रुपए प्रति महीना। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है कितना दिया जा सकता है? तो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है 10,000 रुपए से ऊपर नहीं दिया जा सकता। ठीक, समझ में आया कि अगर किसी से, किसी बालक या नातेदार से मेंटेनेंस करने के लिए किसी को बोला जाएगा तो मैक्सिमम कितने हजार रुपए तक मासिक मेंटेनेंस के लिए बोला जा सकता है? 10,000 रुपए। सर नोट कर लेंगे? 10,000 रुपए। हाँ, ये जरूर इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इसे नोट कर लो। करवा दीजिए, फिर बोल दीजिए कैसे लिखना है। लिख लो, बस इसमें लिख दो भरण पोषण का आदेश सेक्शन 9 में लिखा है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो भरण पोषण बालक या नागरिक के द्वारा मासिक दर पर किया जाएगा, ऐसे लिख लो पहले तो। ठीक है, भरण पोषण बालक या नागरिक के द्वारा मासिक दर पर किया जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब मंथली दिया जाएगा ना, मासिक दर पर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में लिख लो कि जो भरण पोषण अधिकतम 10 रुपया प्रति माह हो सकेगा। ठीक है, भरण पोषण अधिकतम 10,000 रुपए प्रति माह हो सकेगा। ठीक है जी सर। बस, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, सेक्शन हो गई। ठीक है, आप सेक्शन 10 पे आ जाओ। जी सर। सेक्शन 10 में क्या? भत्ते में परिवर्तन। ठीक है, लिखो भत्ते में परिवर्तन किसमें दिया गया है? 10। ठीक है जी सर। ठीक है, अब ये परिवर्तन देखिए, अगर कोई कंडीशन जितना पहले अभी बोला गया मेंटेनेंस करो, उसमें बाद में कुछ चेंजिंग आए स्थिति में, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? मेंटेनेंस और भत्ते के लिए जितना बोला गया तो उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। ठीक है, अगर वो सक्षम हो गया, उसके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई तो क्या कर सकता है? इस भत्ते को रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। पहले से बताया, पहले कम से मेंटेनेंस हो जा रहा था, अब हालत ज्यादा खराब हो गई, तो उसके लिए क्या है? और चीजों के लिए, और दवाएं और बाकी चीजों के लिए और पैसे की जरूरत है, तो क्या किया जा सकता है? तो उसमें परिवर्तन करके बढ़ाया भी जा सकता है।
ठीक है। अब पता है जिस वक्त मैंने मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया था उस वक्त डॉक्टर की भी फीस जाती थी, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस बोला गया था। अब डॉक्टर की जब फीस की जरूरत नहीं हो गई, अब वो ठीक हो गया है, वही से पहले से हालत सही है, तो अब उसको मेंटेनेंस को घटाया भी जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता? घटाया जा सकता। तो घटाया बढ़ाया मतलब भत्ते में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अब ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया है कि वो किसी के सहारे की जरूरत हो, ठीक है, वो स्वयं सक्षम है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है या और स्रोत हो गए हैं, तो उसे रद्द भी किया जा सकता है मेंटेनेंस के भत्ते वाले को। ठीक है, बिल्कुल खत्म भी क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। ठीक है, तो आज इसमें इतने पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, दस्तक हो गया कंप्लीट।